Hello friends, welcome you all in our online learning platform Let's Study India। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ट्रांसलेशनल फैक्टर्स होते हैं जो कौन से स्टेप्स में इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि ट्रांसलेशन हो या ट्रांसक्रिप्शन, जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो ट्रांसलेशन है क्या? ट्रांसलेशन क्या होता है? mRNA से एक अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ, फिर वो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ करके एक प्रोटीन बना लेते हैं। ठीक, हम सब सेंट्रल डोग्मा के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। डीएनए होता है, उस डीएनए से क्या होता है, एक ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है, उससे इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से क्या हो रहा है, एक mRNA बन रहा है और देन इस mRNA से क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स बनती हैं। ठीक है, तो ये जो mRNA से प्रोटीन्स बन रही हैं, ये जो स्टेप है mRNA से प्रोटीन का बनना, यही क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। तो जो दो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, कुछ यूकैरियोट्स होते हैं, कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक, तो हम देखेंगे कि ये जो प्रोसेस हो रही है कि mRNA से प्रोटीन जो बन रहा है, इस प्रोसेस को कराने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं और वो फैक्टर्स प्रोकैरियोट्स में कौन है और यूकैरियोट्स में कौन कौन से फैक्टर हैं। ठीक, तो आज की वीडियो में हमें यही देखना है कि ये जो ट्रांसलेशन फैक्टर्स है, मतलब ये जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो रही है, एक ट्रांसक्रिप्शन के बाद mRNA जो बनता है, जैसे क्या होता है, मान लीजिए जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो न्यूक्लियस में होती है, यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में तो साइटोप्लाज्म में ही होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में ये प्रोसेस हो रही है, तो फिर mRNA बन रहा है, उस mRNA का मॉडिफिकेशन हो रहा है और वो न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाता है। अब इस साइटोप्लाज्म में क्या होता है, राइबोसोम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, या प्रोकैरियोट्स में कहें तो वो साइटोप्लाज्म में ही रहते हैं। तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो राइबोसोम होता है। तो जहां राइबोसोम प्रेजेंट होगा वहीं पे ये प्रोटीन बन पाएगा। तो राइबोसोम तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में भी बात करें तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो भी है तो साइटोप्लाज्म में ही ना। तो ये जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो रही है वो किस में होती है? वो साइटोप्लाज्म में होती है। अब हमें बस ये देखना है कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और जो भी फैक्टर्स हैं उसमें प्रोकैरियोट्स में कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और यूकैरियोट्स में कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Translation: the process by which a cell makes protein using the genetic information carried in the messenger RNA। क्या होता है? ट्रांसलेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें जो सेल होता है वो प्रोटीन बनाता है, किसकी हेल्प से? जो mRNA की स्ट्रैंड, जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद mRNA की स्ट्रैंड बनी है, उस पे जो भी ये जो mRNA की एक स्ट्रैंड बनी है, इस पे जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है और यही क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। जैसे हम देख रहे हैं कि ये एक डीएनए की स्ट्रैंड है जिसमें क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है, तो एक mRNA की स्ट्रैंड हमको आ गई। ठीक, अब इस mRNA की स्ट्रैंड पे डिफरेंट जेनेटिक कोड्स प्रेजेंट हैं जिनको हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन कह रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग क्या होगा, इस mRNA की स्ट्रैंड पे राइबोसोम्स आकर के बाइंड होंगे और वो क्या करेंगे, उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक अमाइनो एसिड की चेन बना देंगे, जिस चेन को हम पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन कहते हैं। ठीक, ये है ट्रांसलेशन सिंपल। लेकिन जो ट्रांसलेशन होता है, वो प्रोसेस जो होती है वो 3 स्टेप्स में होती हैं। पहला स्टेप जो होता है वो होता है इनिशिएशन, सेकेंड इज इलोंगेशन एंड थर्ड इज टर्मिनेशन। मतलब इनिशिएशन चीजों का स्टार्ट होना, ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है इसका स्टार्ट होना, इलोंगेशन मतलब जो इनिशिएशन और टर्मिनेशन के बीच की जो
प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स का लंबा होना जो है वो इलोंगेशन कहलाता है। फिर क्या होता है, एक टाइम आने पे जहां पे स्टॉपन कोडॉन्स या नॉनसेंस कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे जाके चीजें रुक जाती हैं और ये पॉलीपेप्टाइड की चेन अलग हो जाती है और उस प्रोसेस को हम कह देते हैं टर्मिनेशन। तो हम देखेंगे कि इनिशिएशन में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, इलोंगेशन में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं और टर्मिनेशन में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, देखिए ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, यहां पे हम जो देखेंगे वो प्रोकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को देखेंगे। ठीक, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हमको पता है, ये प्रोसेस जो होना है ट्रांसलेशन का जो वो तीन स्टेप्स में होना है। तो पहला जो है इनिशिएशन होगा, तो पहले जो फैक्टर्स होंगे वो भी इनिशिएशन फैक्टर्स होंगे। तो जिसमें इनिशिएशन फैक्टर्स 1, एक होता है इनिशिएशन फैक्टर 1 जिसको हम लिखते हैं IF1। ठीक, ये इट इज स्टेबलाइज द 30th सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। करना क्या है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस करनी है। किस में करनी है, प्रोकैरियोट्स में करनी है। और मैंने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो राइबोसोम होता है क्योंकि यही प्रोटीन बनाता है। तो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं 70S। राइबोसोम वाले लेक्चर में हमने ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में डिस्कस करा है। जिसने नहीं देखा है वो जाइए पहले वो वीडियो देख करके आइए। ठीक है, तो उसके बाद ये देखिए, आपको इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक, 70S होता है, इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, एक 30S और दूसरा 50S। तो जब इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट होना होता है तो जो mRNA की स्ट्रैंड होती है उस पे सबसे पहले कौन आता है, राइबोसोम आकर के बाइंड करता है। और उस राइबोसोम में 30S सब यूनिट जो होता है, मतलब जो स्मॉलर सब यूनिट है, वो पहले आकर के बाइंड करेगा। तो वो पहले आकर के बाइंड करेगा, ये तो ठीक है, मेरे घर शादी पड़ी है, सबसे पहले मौसी आएंगी, ये तो ठीक है, मौसी आएंगी, मौसी को लेके कौन आएगा, तो सबसे पहले 30S सब यूनिट आएगा। ठीक है, आएगा, उसको लेकर के कौन आएगा, उसको लेकर के आने वाला कौन है, इनिशिएशन फैक्टर 1। जो इनिशिएशन फैक्टर 1 है उसका काम है कि इट स्टेबलाइजेस द 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, 30S सब यूनिट राइबोसोम को स्टेबलाइज करना। ठीक, फिर बात करते हैं इनिशिएशन फैक्टर 2 की। अब हम बात करेंगे इनिशिएशन फैक्टर 2 की। It binds with the F-methyl tRNA to 30S mRNA। ठीक है, क्या होता है, एक tRNA होता है, यही प्रोसेस को इनिशिएट करता है। तो इनिशिएशन फैक्टर 2 जो है, इसका काम क्या है, ये इसके साथ बाइंड, ये क्या करता है, इसको F-methyl tRNA को 30S mRNA से जाकर के बाइंड करके एक कॉम्प्लेक्स बना देता है। मतलब ये कॉम्प्लेक्स बनवाने वाला कौन है, ये इनिशिएशन फैक्टर 2 है। एंड बाइंड्स टू GTP एंड इट स्टिमुलेट द हाइड्रोलिसिस ऑफ GTP इनटू GDP। और क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स जो है वो जाकर के GTP से बाइंड होगा और क्या करेगा, GTP का हाइड्रोलिसिस होगा। तो जो GTP है ये हाइड्रोलिसिस होने के बाद GDP में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ट्राइफॉस्फेट था वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, डाइफॉस्फेट में। दैट विल अलाउ द प्रॉपर बाइंडिंग एंड एसोसिएशन ऑफ फर्स्ट tRNA इन द प्रॉपर पोजीशन ऑफ 30S। ऐसा होने से क्या हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि इसकी वजह से क्या होगा, जो पहला tRNA आकर के बाइंड करेगा, जो पहला tRNA आकर के mRNA के कोडॉन से अपने एंटीकोडॉन लूप को मैच करा के बाइंड करेगा, उसका जो एसोसिएशन होगा वो एक प्रॉपर वे में होगा, एक सही से होगा। जो उसका प्रॉपर पोजीशन है 30S पे, उसी पोजीशन पे जाकर के वो बाइंड कर जाएगा। ठीक, इनिशिएशन फैक्टर 1 जो था उसको 30S सब यूनिट को पहले लाना था। फिर इनिशिएशन फैक्टर 2 क्या करेगा, F-methyl tRNA को 30S से जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स बना देगा। और ये जब करेगा तो उस टाइम क्या होगा, ये GTP को जाकर के GTP से बाइंड होंगे। जो GTP का हाइड्रोलिसिस कराएगा तो वो GDP में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ऐसा होने से क्या होगा, जो पहला tRNA है उसकी बाइंडिंग, जो उसकी प्रॉपर पोजीशन है 30S पे, उस पे जाकर के अच्छे से हो जाएगी, वहां पे जुड़ जाएगा। तो यहां से इनिशिएशन का काम देखिए धीरे धीरे चीजें शुरू हो रही हैं। ठीक, देन इनिशिएशन फैक्टर 3 आता है। ठीक है,
सेकेंड के बाद कौन आ रहा है, इनिशिएशन फैक्टर थर्ड की बात कर रहे हैं। इट बाइंड विद 30th सब यूनिट विल नॉट अलाउ द 50th सब यूनिट एसोसिएट विद द 30th सब यूनिट। अब ये क्या करेगा, इनिशिएशन फैक्टर थर्ड जो है वो जा करके 30th सब यूनिट से बाइंड कर जाएगा, जो क्या करेगा 30th और 50th को आपस में एकदम जुड़ने नहीं देगा, थोड़ा दूर दूर रखेगा। दैट इज रोल ऑफ थर्ड इज टू सेपरेट द लार्ज सब यूनिट टू इट्स स्मॉल। क्या है इसका रोल, ये लार्जर सब यूनिट को अपने उसके स्मॉलर सब यूनिट से सेपरेट रखता है, अलग रखने का काम ये करता है। ठीक, बाइंडिंग साइड फॉर IF1 एंड मतलब इनिशिएशन फैक्टर 1 एंड इनिशिएशन फैक्टर 3 इज डिफरेंट। ठीक, जो बाइंडिंग साइट होता है इनिशिएशन फैक्टर 1 का और इनिशिएशन फैक्टर 3 का, ये डिफरेंट होता है। क्यों, क्योंकि इनिशिएशन फैक्टर 1 जो होता है वो जा करके ए साइट पे बाइंड करता है और वहीं इनिशिएशन फैक्टर 3 जो है वो जा करके ई साइट पे बाइंड करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये राइबोसोम है, तो यहाँ पे होता है एक ई साइट जिसको हम एग्जिट साइट कहते हैं, ये होता है पी साइट और ये होता है ए साइट। ठीक है, तो इन दोनों का जो साइट जब दूर दूर है तो ये बाइंड किससे हो रहे हैं, इनिशिएशन फैक्टर 1 जो है वो जाकर के किससे बाइंड होता है, ए साइट पे, और इनिशिएशन फैक्टर 3 है वो जाकर के किस पे बाइंड होता है, वो ई साइट पे है। तो ये कहते हैं कि इनकी जो बाइंडिंग साइट है वो अलग अलग है। ठीक है, ये बाइंड जो हो रहे हैं वो अलग अलग जगहों पे बाइंड हो रहे हैं। ये बात रही इनिशिएशन की। अब आती है इलोंगेशन को देखते हैं। इलोंगेशन में जो होना है, इलोंगेशन में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। ठीक, तो एक आता है EFTU, इलोंगेशन फैक्टर TU। इट बाइंड्स टू GTP। ये क्या करेगा, GTP से जाकर के बाइंड करेगा, ब्रिंग्स अमाइनो एसिड tRNA, और ये क्या करेगा, जो अमाइनो एसिड tRNA होते हैं टू ए साइट, उनको ए साइट पे लाएगा राइबोसोम के। ठीक, GTP से बाइंड करेगा और अमाइनो एसिड tRNA को क्या करेगा, ए साइट पे लाने का काम ये करता है। ठीक, फिर क्या होगा, EFTS, इलोंगेशन फैक्टर TS, जनरेशन ऑफ एक्टिव EFTU। ये क्या करेगा, ये एक एक्टिव EFTU का जनरेशन करेगा, मतलब इसको जनरेट करेगा कि एक एक्टिव EFTU को बनाएगा, क्योंकि ये इसको नहीं बनाएगा तो ये क्या करेगा, अमाइनो एसिड tRNA जो है उसको ए साइट पे नहीं लाएगा, और जब तक ए साइट पे लाएगा नहीं तो चीजें काम कैसे होंगी। ठीक, फिर EFG, इलोंगेशन फैक्टर G, it is stimulate translocation of one codon unit to 5' to 3' डायरेक्शन। अब इसका काम क्या है, EFG का काम क्या है, ये क्या करता है, ट्रांसलोकेशन कराता है। जैसे मान लीजिए कि एक tRNA है, जैसे एक अमाइनो एसिड tRNA है, ये एक अमाइनो एसिड tRNA है, इसको लाया हम लोगों ने, इसको यहाँ पे जोड़ दिया। अब ये यहाँ पे है और यहाँ पे ए साइट है और यहाँ पे ई साइट है, तो जब ये वाला जो अमाइनो एसिड tRNA यहाँ पे आकर के जुड़ा है, जब तक ये यहाँ नहीं जाएगा तब तक यहाँ पे कोई नया नहीं आएगा, तब तक यहाँ पे कोई नया नहीं आएगा। तो ये जो है इलोंगेशन फैक्टर G जो है ये यही ट्रांसलोकेशन का काम करता है, यहाँ वाले को उठा करके यहाँ भेज देगा और यहाँ पे जगह खाली हो गई तो दूसरा अमाइनो एसिड tRNA आकर के यहाँ पे जुड़ेगा, फिर वो यहाँ पे आएगा तो इसके अमाइनो एसिड्स रह जाएंगे और ये tRNA यहाँ एग्जिट साइड पे जाएगा और एग्जिट साइड उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा हो तो इस पे देख लेते हैं। देखिए क्या है कि एक एग्जिट साइट होगा, ठीक, एक अमाइनो एसिड tRNA जो होगा, एक अमाइनो एसिड tRNA जो होगा, इसका जो भी एंटीकोडॉन होगा उस हिसाब से एक अमाइनो एसिड को लेकर के आएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे आया तो अब क्या होगा कि जो वो यहाँ पे अमाइनो एसिड tRNA आएगा तो यहाँ पे वो देखेगा कि उसके एंटीकोडॉन में क्या है, उस हिसाब से ये कोडिंग करेगा, तो वहां पे उस हिसाब से एक अमाइनो एसिड आएगा। उसके बाद क्या होगा, जो इलोंगेशन फैक्टर G है वो आएगा और वो इसको क्या करेगा, यहाँ से उठा करके इस साइड पे भेज देगा, ताकि ये साइड जो है अब खाली हो गई। जब ये इस साइड पे आ गया तो ये साइड खाली हो गई, अब यहाँ पे कोई दूसरा आकर के जुड़ेगा और ये जो था वो यहाँ पर आकर गया। अब यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, जो अमाइनो एसिड वो tRNA कैरी कर रहा था उस अमाइनो एसिड को वो इस ए को दे देगा और अपने खुद कहाँ चला जाएगा, ई साइड पे, एग्जिट साइड पे। जब वो एग्जिट साइड पे जाएगा तो यहाँ से ये क्या करेगा, चुप मार के बाहर निकल जाएगा और ये जो है ये एक अमाइनो एसिड इसको मिल गया,
उसी तरीके से दूसरा आएगा, वो भी यही काम करेगा, अपना अमाइनो एसिड इसको देगा और खुद शांति से बाहर निकल जाएगा। फिर इसी तरीके से तीसरा आएगा, वो अपना अमाइनो एसिड इसको देगा और खुद शांति से बाहर निकल जाएगा। और ऐसे करते करते देख रहे हैं कितने अमाइनो एसिड्स आते जा रहे हैं, और ये अमाइनो एसिड जो है वो आपस में जुड़ते जाएंगे, किसकी हेल्प से? पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से, और एक चेन जो है वो बनता जाएगा। तो इलोंगेशन में क्या होना है? इसी चेन का इलोंगेट होना, लंबा होना, और ये चेन इसी तरीके से लंबा होता जाएगा। और इसको लंबा करने में कौन कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व है तो वो हम देख ही रहे हैं। ई है इलोंगेशन फैक्टर TU, इलोंगेशन फैक्टर TS और इलोंगेशन फैक्टर G, ये लोग इन्वॉल्व हैं। फिर जब चेन लंबी हो गई, अब चेन लंबी हो गई तो अब क्या होगा? एक टर्मिनेशन फैक्टर आएगा जो प्रोसेस को टर्मिनेट करेगा, रोकेगा, या इसको हम एक और नाम देते हैं, वो हम कहते हैं रिलीज फैक्टर। ठीक है, या तो टर्मिनेशन फैक्टर आएगा या उसी को हम एक और नाम देते हैं रिलीज फैक्टर। ये आएंगे और सबको आजाद कर देंगे कि जाओ मजे करो, तुम्हारा जो काम था तुमने कर दिया, अब मजे करो, तुम सब आजाद हो, तुमको हमने रिलीज करा। ठीक, तो रिलीज फैक्टर में जो पहला है RF1, रिलीज फैक्टर 1, ठीक है, ये RF1 जो है रिलीज फैक्टर 1, ये क्या करता है? कैटलाइजेस द रिलीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम tRNA। ये क्या करता है? जो एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बन गई, जो मैं बता रही थी कि अमाइनो एसिड से अमाइनो एसिड्स आकर जुड़ रहे हैं, फिर अमाइनो एसिड से अमाइनो एसिड्स आकर के जुड़ रहे हैं और वो पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में लिंक्ड हो जा रहे हैं। तो ये जो एक चेन बन गई, ये उस चेन को रिलीज करता है tRNA से। डिसोसिएशन ऑफ ट्रांसलोकेशन कॉम्प्लेक्स, और जो ट्रांसलोकेशन कॉम्प्लेक्स एक बना है उस कॉम्प्लेक्स को भी डिसोसिएट कर देगा, तोड़ देगा। स्पेसिफिक फॉर UAA एंड UAG। हमने कहा था कि नॉनसेंस कोडॉन या स्टॉप ऑन कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन 3 होते हैं। क्या? UAA, UGA एंड UAG। ये 3 जो होते हैं ये नॉनसेंस कोडॉन या टर्मिनेशन कोडॉन होते हैं। तो RF1 का जो काम है, ये तो पॉलीपेप्टाइड चेन को tRNA से रिलीज कर दिया, ट्रांसलोकेशन कॉम्प्लेक्स जो बना है उसको भी रिलीज कर देगा। ये किसके लिए स्पेसिफिक होता है? UAA एंड UAG टर्मिनेशन कोडॉन के लिए, बाय प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एट P साइट। और P साइट पे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम करेगा, ये एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एक्शंस के थ्रू ये P साइट पे इन सारी चीजों को तोड़ तोड़ के अलग कर देगा। लेकिन ये स्पेसिफिक किसके लिए है? ये स्पेसिफिक है UAA और UAG, मतलब ये दोनों टर्मिनेशन कोडॉन अगर प्रेजेंट हैं तो ये अपना काम करेगा, ये इसके लिए स्पेसिफिक नहीं है। ठीक, तो फिर क्या होगा? रिलीज फैक्टर 2, इट बिहेव्स लाइक रिलीज फैक्टर 1। रिलीज फैक्टर 2 जो है वो रिलीज फैक्टर 1 की तरह ही बिल्कुल काम करेगा, स्पेसिफिक फॉर UAA एंड UGA। भाई इन दोनों के लिए तो एक स्पेसिफिक हमको मिल गया था, ये बेचारा तो बच गया था, इसके बारे में भी तो सोचना होगा। तो इसके लिए जब इसके बारे में सोचा गया तो इसके लिए एक नए लोग आए, वो है रिलीज फैक्टर 2। और ये रिलीज फैक्टर 2 है, ये किस सब कुछ काम बिल्कुल सेम RF1 की तरह करेगा, बस ये किस लिए है? क्योंकि इसके लिए कोई नहीं था, तो इसके लिए कौन आया? एक मसीहा बन के रिलीज फैक्टर 2 आ गया। वो किसके लिए वो किसके लिए स्पेसिफिक है? वो इन दोनों के लिए स्पेसिफिक है, UAA और UGA। मतलब UAA कितना अमीर है, ये उधर भी रहे तो भी इसका काम हो जाएगा, इधर भी रहे तो भी, दोनों में से कोई भी आए इसका काम तो हो ही जाना है। फंसे बेचारे ये दोनों, जब 1 वाला आएगा तो इसका काम होगा और जब 2 वाला आएगा तो इसका काम आएगा। ठीक, फिर आता है रिलीज फैक्टर 3। ठीक है, रिलीज फैक्टर 3 का काम क्या है? इट स्टिमुलेट द RF1 एंड RF2। भाई ये दोनों काम तो करेंगे, ये काम करने के लिए तैयार है, लेकिन इनको स्टिमुलेट करना पड़ता है कि जाओ तुम्हारा समय आ गया है, काम करो। तो ये काम कौन करेगा? ये जो रिलीज फैक्टर 3 है वो ये काम करेगा, वो इन दोनों को स्टिमुलेट करेगा और ये दोनों जाएंगे टर्मिनेशन साइट पे, अपने टर्मिनेशन कोडॉन्स को पहचानेंगे और अपना काम करेंगे, सबको तोड़ मोड़ के अलग करके वापस काम खत्म। इनका काम क्या है? सबको तोड़ मोड़ के अलग कर देना। ठीक, और ये वही करेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है RRF। इसको कहते हैं राइबोसोमल रिसाइक्लिंग फैक्टर।
RRF एक फैक्टर है जिसको हम कहते हैं राइबोसोमल रिसाइक्लिंग फैक्टर। इसमें क्या है, वन RRF bind with RNA, it causes dissociations of all the subunit। एक RRF मतलब राइबोसोमल रिसाइक्लिंग फैक्टर जो है वो RNA से जाकर के जुड़ेगा और जितने भी सब यूनिट्स आके जुड़े हुए हैं सबको अलग कर देगा। ठीक है, फैक्टर्स को या जो भी चीजें थी उनको हटाने के लिए कोई ना कोई आया, चेन्स को हटाने वाला कोई आया सब, लेकिन जो सब यूनिट्स आकर के जुड़ी हैं राइबोसोम की उनको भी तो हटाना है भाई। उनको हटाने के लिए कौन आएगा, उनको हटाने के लिए ये RRF आएगा, राइबोसोमल रिसाइक्लिंग फैक्टर। और ये क्या करता है, ये सब यूनिट्स को हटा करके कहानी खत्म। ठीक, ये बातें थी प्रोकैरियोट्स की। अब हम बात करेंगे यूकैरियोट्स की। तो बात हमें बस करना है प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट, इसमें बस फैक्टर्स के नाम बदले रहेंगे। जैसा काम उसमें हो रहा था काम वैसा ही इसमें भी होना है, जैसे स्टेप्स उसमें हो रहे थे प्रोकैरियोट्स में वैसे ही स्टेप्स भी इसमें भी होने हैं। बस दिक्कत क्या है, कुछ नाम में बदलाव आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। इसका भी इनिशिएशन फैक्टर है। ठीक, इनिशिएशन फैक्टर है तो उसका इनिशिएशन फैक्टर क्या था, IF, लेकिन ये यूकैरियोट का इनिशिएशन फैक्टर है इसलिए हम इसको कहते हैं EIF, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1A। ये क्या करता है, इसका काम है इट ब्लॉक्स द A साइट, ये A साइट को ब्लॉक कर देता है। फिर आता है इनिशिएशन फैक्टर मतलब यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2। इसकी जो एक्टिविटी है वो कैसी है, GTPase एक्टिविटी होती है। फिर यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3, इसका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ टर्नरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर बाउंड टू 40S, जो 40S जाकर के बाइंड करता है। फिर आता है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5B, ये क्या करता है, इन्वॉल्व इन इनिशिएटेड tRNA बाइंडिंग विथ GTPase एक्टिविटीज। ये क्या करता है, ये क्या किसमें इन्वॉल्व होता है, इनिशिएटेड tRNA जो होता है, जो पहला tRNA होता है जो चीजों को इनिशिएट करेगा उससे बाइंड करेगा, किससे, GTPase एक्टिविटीज के थ्रू। और ये तो हम इनकी अलग अलग बात की है। अगर हम इन सब की एक साथ बात करें, जो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 है, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 हो गया, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 5B हो गया, इन सब की अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो दे ऑल टुगेदर कॉजेज द एंट्री ऑफ इनिशिएटर mRNA। ये सब मिलकर के क्या करते हैं, जो इनिशिएटर mRNA है, जो प्रोसेस को इनिशिएट करेगा mRNA, उसकी एंट्री कराते हैं। ठीक, तो आपको ये भले नहीं याद रहे कि इसकी एक्टिविटीज कैसी हैं, लेकिन आपको ये पॉइंट याद रहना जरूरी है कि ये सब साथ में क्या करते हैं, ये सब साथ में क्या करते हैं, एंट्री ऑफ इनिशिएटर mRNA, एक इनिशिएटर mRNA की एंट्री ये कराते हैं। ठीक, फिर यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4 कॉम्प्लेक्स आता है, मतलब ये अलग, ये दोनों यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1 और फैक्टर 4 मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और इसका काम क्या है, फंक्शन ओनली इन द कैप रीजन बाइंडिंग। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, कैप रीजन में जो बाइंडिंग होती है ये वो कराता है। जब हम राइबोसोम्स पढ़ रहे थे तो हम कह रहे थे ना कि एक यूनिट सब यूनिट है, उससे जब दूसरा आकर के जुड़ रहा है तो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर वो बना ले रहा है। तो उस रीजन की जो बाइंडिंग है वो कौन करा रहा है, वो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 1, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4 कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या कर रहे हैं, वो ये काम करा रहे हैं। एंड यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 का जो काम है, स्मॉल सब यूनिट बाइंडिंग टू mRNA से जो स्मॉल सब यूनिट, क्योंकि जो ATS यूकैरियोटिक जो राइबोसोम है वो ATS टाइप के हैं। अब इसमें भी दो सब यूनिट्स थे, एक था 40S और एक था 60S। तो इस 40S जो स्मॉलर सब यूनिट है, इसको बाइंड कौन करा रहा है, mRNA से। तो इसको बाइंड कराने वाला mRNA से यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 3 है। ठीक, फिर बात करते हैं इलोंगेशन फैक्टर्स की। ठीक, तो बिल्कुल ये इलोंगेशन फैक्टर्स जो है, ये बिल्कुल जो काम आप देखे थे प्रोकैरियोट्स के इलोंगेशन फैक्टर के तीनों, बिल्कुल एकदम सेम वही है, बस नाम अलग अलग हैं, इसलिए हम आपको नाम बता दे रहे हैं। इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा, इलोंगेशन फैक्टर बीटा एंड इलोंगेशन फैक्टर 2s। इलोंगेशन फैक्टर 1 अल्फा का काम है GTP बाइंडिंग, जैसे उसका काम था प्रोकैरियोट्स में।
इसका काम था, बीटा और गामा का काम है जीडीपी की एक्सचेंजिंग, जैसे उसमें जीडीपी की एक्सचेंजिंग हो रही थी बिल्कुल सेम। और इसका काम है राइबोसोमल ट्रांसलोकेशन, जो मैंने उसमें बताया था, ट्रांसलोकेशन कर रहा था, वहां से उसको वहां लेके जा रहा था इलोंगेशन वाले फेज में, तो वही काम ये भी करता है। काम बिल्कुल दोनों का सेम है, बस नाम अलग अलग है, क्योंकि ये यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं और वो किस में पाए जाते हैं, वो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। ठीक, फिर हम बात करते हैं टर्मिनेशन फैक्टर या रिलीज फैक्टर के यूकैरियोट्स की। ठीक, तो टर्मिनेशन फैक्टर और रिलीज फैक्टर जो यूकैरियोट्स के हैं, इसमें क्या है, EFR1 क्या है, इलोंगेशन फैक्टर R1, UAA UAG रिकॉग्निशन। इनका काम क्या है, ये UAA कोडॉन या UAG कोडॉन को रिकॉग्नाइज करेंगे और वहां पे जाएंगे, जुड़ेंगे और जितनी भी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन है उनको तोड़ तोड़ करके अलग कर देंगे। जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है उसको अलग कर देंगे, सबको फ्री कर देंगे, सबको रिलीज कर देंगे और प्रोसेस को वहीं पे स्टॉप कर देंगे। फिर आता है ERF3, स्टिमुलेशन ऑफ अदर रिलीज फैक्टर। जैसे उसमें हम देख रहे थे, बाकी जो थे सब वो जा रहे थे अपने स्पेसिफिक एंड नॉनसेंस कोडॉन्स को पहचान रहे थे और अलग अलग एक डिसोसिएट कर दे रहे थे सारे कॉम्प्लेक्स को, सारी सब यूनिट्स को। सेम वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। ये क्या करेगा, जाएगा अपने स्पेसिफिक नॉनसेंस कोडॉन्स को पहचानेगा और सारी चीजों को डिसोसिएट कर देगा, अलग अलग कर देगा, लेकिन इसको स्टिमुलेट करने वाला कोई चाहिए, जैसे प्रोकैरियोट्स में भी था। जो थर्ड वाला था, रिलीज फैक्टर 3 था, वो रिलीज फैक्टर 1 और 2 को डिसोसिएट, मतलब उसको स्टिमुलेट कर रहा था कि हाँ जाओ जाओ काम करो। तो वहां वही काम ये भी यहाँ पे कर रहा है। ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ये इसको स्टिमुलेट करेगा कि हाँ जाओ और अपने काम करो। This all about the transcription factor in prokaryotes and eukaryotes. Hope आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता या कोई भी डाउट है, then please drop a comment. Thank you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।